अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। अब से कुछ देर पहले आप सुन भी रहे होंगे, असद उमर साहब बात कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि कुछ मामलात हैं कि जिनको आगे लेकर जाएंगे, वज़ीर आज़म को बताएंगे, उनको लूप में लेंगे और फिर कोई वाज़ेह फैसला हो सकेगा। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन अभी है और जिसके ऊपर उनका सबसे ज़्यादा जोर था वो ये कि जो हमारा मेडिकल सिस्टम है वो मफलूज नहीं होना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं आना चाहिए। इसके लिए जो इक़दाम करने उसके ऊपर ज़्यादा उनका फोकस और किरण, उन्होंने बेरोजगारी से मुतालिक भी स्टैट्स शेयर किए कि कितने लोग अब तक बेरोजगार हो चुके हैं और कितनी बेरोजगारी का खदशा है। कोरोना से 2 से 7 करोड़ अफराद बेरोजगार हो सकते हैं, ऐसा खदशा है जिसका उन्होंने जिक्र किया है। अच्छा, ये सारी की सारी सिचुएशन है जिसके बारे में हुकूमत को पता है, वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। जो स्टैट्स वो लोग शेयर कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर भी, जो मीटिंग्स में वो बैठ रहे हैं, बहुत सीरियसली ले रहे हैं चीज़ों को। लेकिन कुछ माहौल ऐसा है जिससे वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो कौम एक्सपेक्ट करे। यानी लड़ना कोरोना के खिलाफ था लेकिन लड़ आपस में रहे हैं। कौमी इत्तेहाद कहाँ है, सारी कौम ये सोच रही है। ऐसे में मामला आता है जी 18वीं तरमीम का। मरकज और सिंध एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे लगा लेते हैं। फैसल वावडा ने सिंध हुकूमत को बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसी धमकी दे दी। तो नासिर हुसैन शाह साहब की अगर बात कर लें तो उन्होंने भी कहा कि वफाक में शऊर की कमी है। वफाक और सिंध, इनके माबैन एक बार फिर गोलाबारी हुई। वैसे नॉर्मली हम देखते हैं गोलाबारी वीकेंड पर ही होती है, कैसी रही गोलाबारी आपको दिखाते हैं। तो कोई पीछे नहीं रहा, कोई पीछे नहीं रहा। स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इल्जाम पर इल्जाम, जवाब पर जवाब। कोरोना कहाँ गया, कोरोना के खिलाफ जंग कहाँ गई, ये एक आम आदमी का सवाल है। तो इसी सवाल को रखते हैं सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब के सामने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा, ये लड़ाई ही होती रहेगी क्या, बस यही देखते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है और इस तरह के हालात में इस तरह का कॉन्डक्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि जब कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो उस इल्ज़ाम का फिर जवाब नेचुरली आएगा। जब बार बार वफाकी हुकूमत के कुछ वज़रा जिनका ताल्लुक कराची शहर से है वो बेबुनियाद इल्ज़ामात सिंध हुकूमत के खिलाफ लगाएंगे, हमारे लीडरान के खिलाफ लगाएंगे, तो मैं समझता हूँ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बट करना जरूरी है, उसको रिफ्यूट करना लाजमी है। बट मैं समझता हूँ कि वो कहावत है ना कि ताली दोनों हाथों से बचती है। तो जब वो इस तरह का अटैक करेंगे तो काउंटर अटैक लाजमी एतबार से आएगा। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं कुछ उनके वफाकी वज़रा की या लीडरान की बात कर रहा था, सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि वफाक तो बड़े भाई का किरदार अदा कर रहा है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अल्लाह करे वफाक बड़े भाई का किरदार अदा करे। बट अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 2 महीने का एक्सपीरियंस रहा है, मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि वो इतना प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं रहा कि अगर इस तरीके से ये बयानबाजी करते रहते तो मैं समझता हूँ ये अप्रोप्रिएट चीज नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। इन हालात में हमें कौम को इत्तेहाद का पैगाम देना चाहिए कि हम मिलकर इस वबा से लड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी दुरुस्त बात है। इस कौम को यही पैगाम चाहिए भी। बैरिस्टर साहब, अभी आपने खुद भी कहा कि ज़ाहिर है एक इल्ज़ाम आता है उसका जवाब होता है। तो मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने। फैसल वावडा साहब ने कहा कि 8 अरब रुपए वफाक ने दिए। कौन से 8 अरब की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जो शख्स इल्ज़ाम लगा रहे हैं उससे आप सवाल पूछ लीजिए कि 8 अरब कौन से उन्होंने दिए। मैं तो ये गाहे बगाहे मीडिया के साथ शेयर करता रहा हूँ कि जब ये लोग आके कहते थे कि हमने फलां चीज दे दी, फलां चीज दे दी, तो हकायक हैं क्या। 8 अरब तो मैं समझता हूँ किसी वफाकी वजीर ने क्लेम भी नहीं किया। ये पहली बार फैसल वाडा साहब इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अगेन एहतराम के साथ ये कहना चाहूंगा कि जो कोरोना वायरस का ये जो इंटायर मामला है, लेकिन इसको हर वजीर की इंफॉर्मेशन में चीजें हैं नहीं। कुछ वफाकी वज़रा हैं जो इस चीज को डील कर रहे हैं, कुछ सूबाई वज़रा हैं जो इस चीज को डील कर रहे हैं। तो फैसल वाडा साहब तो 3 में ना 13 में है, वो किसी इस प्रोसेस में शामिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ उनके जो ये बयानात हैं ये हकायक के मुनाफी हैं और लाइल्मी पर मबनी है। इस तरह की कोई चीज ना वफाक ने हमें दी है ना वफाक ने। वो कह रहे हैं ऐसा कुल्ली तौर से नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को वफाक की तरफ से थोड़ी सी लेकिन हेल्प तो मिली है। चलें, अभी आप 8 अरब से थोड़ी सी हेल्प पे आ गए तो चलें, अगर उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की है तो मैं फिर खुश दिली के साथ, ग्रेस के साथ उनका शुक्रिया अदा करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। कुछ हेल्प ऐसे कितनी है जो आप एक्सेप्ट करते हैं? अच्छा, इतनी हेल्प वफाक ने की है सर? देखिए, अब इनके कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने पीसीआर टेस्ट जो है या पीसीआर टेस्टिंग मशीन जो है
वो सूबा सिंध के जो अस्पताल हैं, सिंध हुकूमत की जो अस्पताल हैं, उनको मुंतकिल की। तो मैंने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात बयान की कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। वफाक ने हमको कुछ सैनिटाइजर्स की क्वांटिटी दी है, कुछ मास्क की क्वांटिटी दी है जो कि KN95 मास्क हैं, कुछ PPEs उन्होंने हमको दिए हैं, कुछ टेस्टिंग किट्स उन्होंने हमको दी हैं, जिसके अंदर कुछ टेस्टिंग किट्स हमने कहा वो हमें काबिल कबूल नहीं है बिकॉज उनकी क्वालिटी ठीक नहीं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। ये जो बात आप कर रहे हैं वो स्टैट्स हैं जो कि NDMA की तरफ से शेयर किए जाते रहे हैं। 4 खेप आई थी और उसको डिवाइड किया था सूबों में, और जो आपका शेयर था वो आपको मिला, जिसमें सर्जिकल मास्क थे, जिसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट था, जिसमें सैनिटाइजर थे। ये वही चीजें हैं। उसके अलावा मुझे बता दें कि उसके अलावा NDMA के अलावा वही मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत जो है ना, वो खामोशी से तो काम करने में बिलीव ही नहीं करती। वो तो जो काम करते हैं उसकी तस्वीर खिंचवाना लाजमी है, उसकी प्रेस रिलीज देना लाजमी है। तो जो मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, ये सारी वो बातें जो रिकॉर्ड की हैं। जब ये कहते हैं कि उन्होंने हमको PCR मशीन दी, ये बात गलत है। PCR मशीन उन्होंने सिंध के किसी सरकारी अस्पताल को नहीं दी। हाँ, इन्होंने हमको सैनिटाइजर दिए, कुछ ग्लव दिए हैं, इन्होंने हमको PPEs की कुछ क्वांटिटी दी है। टेस्टिंग जो किट्स थी उसमें उन्होंने हमको क्वांटिटी बिल्कुल दी है, जिसमें कुछ टेस्टिंग किट्स थी जो कि इनकम्प्लीट थी और कुछ टेस्टिंग किट्स ऐसी थी उस पर तो ज़रा पहले भी आपने बताया था कि वो आपने वापस कर दी थी। जवाब आ गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक आर्गुमेंट है, बड़े जोरदार अंदाज में इसके ऊपर ना लोग आपके ऊपर ना तनकीद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे ताली दो हाथ से बचती है, कोरोना के ऊपर जिस तरह से आप लोग रिस्पांस करते हैं, दीगर मामलात पे क्यों नहीं कर रहे? जैसे कि राशन की तकसीम, जैसे कि 1-2 अभी मामलात और भी आए हैं, आटे के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो ये 2 मामलात ऐसे हैं ना, इसके ऊपर क्यों नहीं आप जवाब दे रहे हैं? इसके ऊपर क्यों नहीं ताली 2 हाथ से बच रही? ये आपकी तनकीद मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करूंगा कि जहां हम गलती करते हैं आप उस तनकीद करें, हम उसकी निशानदेही करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है उसके ऊपर, और हम अपनी चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपने आटे के हवाले से बड़ी बात PTI की कुछ वज़रा हमारे बारे में कर रहे हैं। उन वज़रा को ये पता होना चाहिए कि किसी वफाकी हुकूमत ने ये इशू आइडेंटिफाई नहीं किया। हमारे अपने मिनिस्टर फूड ने ये आइडेंटिफाई की, ये समरी मूव की कि जी इतनी गंदम चोरी हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, और फौरी तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो लोग भी इस काम में मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां तक राशन का आपका पॉइंट है, राशन के ऊपर मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत ज्यादा हम पे तनकीद की जो कि इनअप्रोप्रिएट थी और हकाइक के मुनाफी थी। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि सिंध में 2 तरीके से राशन तकसीम किया गया है। एक तरीका है जो कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू तकसीम किया गया, जो हमारे फलाही इदारे हैं उन्होंने किया। तकरीबन आज तक कोई 5 लाख खानदान है जिनको उन फलाही इदारों ने राशन तकसीम किया, जिसकी तमाम दस्तावेजात, तमाम डिटेल्स हमारे डेटाबेस में मौजूद है। और तकरीबन 4.5 लाख खानदानों को सिंध हुकूमत ने राशन बांटा है, जिसकी डिटेल्स, दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं। और कहीं कहीं ये इल्जाम लगा कि पुराना राशन दिया गया, तो उसके ऊपर कंसर्न डिप्टी कमिश्नर ने उसका रिबटल दिया कि क्योंकि आजकल तमाम सनतें बंद हैं तो पुरानी पैकेजिंग को इस्तेमाल किया गया है। ये नहीं है कि तेल पुराना था उसके अंदर या उसके अंदर आटा पुराना था, सिर्फ पुरानी। आप लोगों ने इस मामले को भी देखा। एक बिल्कुल क्विकली, एक बिल्कुल मुख्तसर से जवाब और दे दीजिएगा। जो ताजिर है ना, वो आस लगाए बैठा है कि शायद आखिरी अशरे में थोड़ी सहूलत मिलेगी या उससे पहले। क्या कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है? क्या आप लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं? सर देखिए, हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। जो ताजिरों की तकलीफ है, ताजिरों की जो परेशानियां हैं, हमें उस बात का बिल्कुल अदराक है और हम समझते हैं कि उनको रिलीफ देने की जरूरत है। पहले फेज में सिंध हुकूमत ने फैसला ये किया था कि ऑनलाइन और टेलीफोन पर जो डिलीवरी ओरिएंटेड काम हो सकता है वो काम की इजाजत दी जाए, और ये इजाजत ताजिरों की मशावरत के साथ दी गई थी। अब सेकंड फेज में हम SOPs के ऊपर काम करें कि कैसे बाकी ताजिरों को भी कुछ दिन तय कर लें, कुछ घंटे तय कर लें, हम उसके ऊपर काम करें। मैं सिर्फ आपके तवज्जो से ये कन्वे करना चाहूंगा कि ये बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है, और तकलीफ दे सिचुएशन में सिंध गवर्नमेंट ने जो फैसले किए हैं वो बड़े मुश्किल फैसले हैं। लेकिन मैं ये वादे करना चाहूंगा, मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध हुकूमत के बिहाफ पे, सिंध के तमाम शहरियों का जिन्होंने हमारा साथ दिया, तमाम मीडिया हाउसेस का जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने इस चीज को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया ताकि हम कोरोना वायरस की वबा से लड़ सकें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको सूबा सिंध के अंदर अगर नंबर्स अंडर कंट्रोल नजर आते हैं कि लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं, लोगों को ट्रीट भी किया जा रहा है, लोगों को लुक आफ्टर भी किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत ने बर वक्त फैसले किए। मुर्तज़ा साहब, अभी आपने क्योंकि ज़रा स्टैट्स की बात कर दी, आप ही ने ट्वीट की थी 253 बच्चे हैं सिंध के जो मुतासर हुए हैं, वीडियो भी आया उसके ऊपर बयान। जी, ये अलार्मिंग है सर। ये फिगर्स ऐसे हैं कि हम कह सकेंगे पाकिस्तान के फिगर से मुख्तलिफ हैं, दुनिया भर के फिगर से मुख्तलिफ हैं ये स्टैट्स?
देखिए, मैं दुनिया भर के फिगर से तो मैं समझता हूँ इसका मवाजना नहीं कर सकता। ठीक है। कुछ ऐसे यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हुई, अल्लाह का करम है। मैं सिर्फ बच्चों के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। जी, मैं वही आपको गुजारिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो डिटेल्स, जो नंबर्स सिंध हुकूमत ने पब्लिक के साथ शेयर किए हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी है। हम किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मैं लापरवाही करते हुए उस वबा को अपने घर ले जा सकता हूं। यानी ये हम समझे हैं सर कि ये खतरनाक बात है। 253 बच्चे कोरोना से मुतासिर हैं, खतरनाक बात है। एब्सोल्युटली खतरनाक है और मैं समझता हूँ ये खतरा हम सबके लिए है। एग्जैक्टली, हर घर में बच्चे होते हैं और हम सबको बहुत विजिलेंट होना है। सर बहुत शुक्रिया, आई एम सॉरी वक्त कम था, वरना और भी आपसे बात करते। जो बात आपने भी कर दी कि 253 बच्चे सिंध में ऐसे हैं जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं और इसमें एक बच्चा ऐसा है जिसकी उम्र 10 माह से भी कम है। जरा सोचिए कि आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आज बच्चे बाहर नहीं जा रहे, बच्चे घरों में हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। कुछ जगह पे जरूर हम देखते हैं बेहतियाती, बट जनरली बच्चों को हमने घर में रखा हुआ है, बहुत एहतियात की जा रही है। लेकिन घर से एक फर्द जो बाहर जाता है वो एक जवान भी है, तो वो हो सकता है वायरस लेकर वापस आए। खुद तो उसने हाथ धो लिए, एहतियात कर ली, लेकिन उस कुछ वक्त में वो वायरस बच्चों को मुतासर तो कर रहा है। और ज़रा उनके बारे में भी सोचें जो आपकी वजह से मुतासर होंगे। और ये सिनेरियो होगा, ऐसा शख्स जो अपने घर से अकेला निकल रहा है, बाकी लोग उसके घर में सेफ हैं, आपकी वजह से उसको वायरस लगा और वो घर लेके चला गया, तो आप खुद हो या कोई दूसरा, इसको मामले को देखना बहुत ज़रूरी है। हमने ये सोचा है कि जब मुर्तज़ा वहाब साहब ये स्टैट्स शेयर कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे और ख़वातीन, यानी मजमूई केसेस में से 26% ख़वातीन मरीज़ हैं, मासूम बच्चे भी कोरोना वायरस का शिकार होते चले जा रहे हैं। इतना छोटा बच्चा जो 10 साल से कम उम्र हो, 253 बच्चे इसका शिकार हुए। 10 महीने का बच्चा भी, शुएब भी आपको बता रहे थे। तो अब इस मामले के ऊपर यकीनी तौर से बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनोखी खानम हमको ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू नया दिन, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये बताइए, ये सुनकर ही इतना ना बिल्कुल डिस्टर्बिंग है, 10 महीने का छोटा सा बच्चा कोरोना का शिकार हो जाए। मतलब अब से पहले हम सोच रहे थे कि माँ को बचाना है ताकि वो बच्चे का ख्याल रखे। ये सारे सिम्टम्स हों, मासूम बच्चा उसके साथ में ऐसा हो जाए, फिर उसका टेस्ट भी होगा, वो सारी की सारी चीज़। ये बताइए, ये सब कुछ मुमकिन है और फिर इस सब में हो क्या सकता है? तो जैसे आपने पहले अभी बोली है, व्हाट यू जस्ट सेड, कि हम 1 महीने से ज़्यादा घर पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये बच्चे कहाँ से बीमार हो रहे हैं? ये बीमार हो रहे हैं क्योंकि लोग सही से सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड व्हाट यू कॉल सोशल आइसोलेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे। आपको खुद ही देखना चाहिए कि हर इंसान को सोचना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, जब मैं बाहर हूँ मुझे ऐसे तरीके से जाना चाहिए जैसे मेरे पास बीमारी है, ताकि मुझसे दूसरे लोगों पर नहीं फैले, ठीक है। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग नहीं कर रहे। मुझे क्लिनिक जाना होता है, आई एम डूइंग टेलीमेडिसिन एंड आई एम डूइंग वैक्सीनेशंस एट द मोमेंट। तो मैं देखती रहती हूँ लोग हाथ लेकर फिर रहे हैं रोड पर, कम लोग हो रहे हैं, मगर there's still people doing that, they're not appreciating the social distancing। दुकानों में लोग जमा होकर जा रहे हैं, ये सारी चीजें। यानी कि मजमूई तौर पर हम यूँ कह सकते हैं डॉक्टर साहिबा कि एहतियात नहीं बरती जा रही, इसी वजह से ये इशू हो रहा है। थोड़ा सा मुझे प्लीज़ ये बताइएगा, इसको हम यूँ भी समझें कि फॉर एग्जाम्पल अगर वालिदा कोरोना से मुतासर हुई है, बाप मुतासर हुआ है, या घर में रहने वाला कोई और शख्स मुतासर हुआ है जिसका बच्चे से कॉन्टेक्ट रहता है, दैट इज द रीजन कि बच्चे मुतासर हो रहे हैं। So just remember they're also asymptomatic carriers। इसका मतलब है कि हो सकता है कि घर के अंदर कोई आया है जो बाहर से कुछ ग्रोसरीज, और आपने सारी व्हाट यू कॉल प्रिकॉशंस लिए, मगर जब आप घर के अंदर में यू नीड टू डू सोशल डिस्टेंसिंग एटसेट्रा एंड कीप एन आई ऑन थिंग्स। तो कोई आया है जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, वो खुद बीमार नहीं हो रहा है, या खुद बस थोड़ी सी नज़ला हो रही है, उसकी ज़्यादा नहीं हो रहा है, और फिर उससे इफ दे आर नॉट टेकिंग स्पेशल प्रिकॉशन, मास्क नहीं पहन रहे, अगर आप बीमार हैं आपको मास्क पहनना चाहिए। दे आर नॉट डूइंग सोशल डिस्टेंसिंग, दे आर नॉट वाइपिंग डाउन द सर्फेसेस। ठीक, यानी ये रीजन समझ आ गई डॉक्टर साहिबा, ये रीजन समझ आ गई। लेकिन मुझे प्लीज, अभी आपने क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक की टर्म यूज कर दी, ये जो बच्चे 253 है, ज़ाहिर है आपको सारों से मुतालिक तो मालूम नहीं होगा, बट जितने बच्चे आपने देखे हैं जो कोरोना से मुतासर हुए हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक ही हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कंडीशन एक्यूट है? So as far as I know, तो मेरे पास, because I'm an outpatient outside hospital, no corona cases are allowed to come to me। तो अगर मेरे पास कोई कॉल
आता है कि बिकॉज इसलिए हम सारे सिक विजिट्स टेली मेडिसिन पर कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास कोई कॉल आता है देन आई रेफर देम ऑन टू दी करेक्ट अथॉरिटीज कि आपको जब वहाँ पर जाकर आपको कॉल करके पूछना चाहिए कि अगर हम टेस्ट करवा सकते हैं या नहीं, ठीक है। दे आर नॉट सपोज्ड टू कम इनटू क्लिनिक बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कीप इट आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल। लेकिन ये बताया जाता है डॉक्टर साहिबा कि बच्चे की हालत खराब है, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं है, सिम्टम्स हैं। तो हाँ, तो what we know, I checked again today कि जो सबसे recent जो डेटा निकल आया, सबसे recent सी जो पेपर्स पब्लिश हुए, अभी तक भी बोल रहे हैं कि the mildest cases are in children. So बच्चों में जिस बच्चे की कोई अंडरलाइन कंडीशन नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता ये 253 जो पाकिस्तान में अभी हो रहे हैं, जो अभी पब्लिसाइज हुई है, हाँ अच्छा सिंध में, ठीक है। सो आई डोंट नो द सिचुएशन देयर कि इसकी बीमारी कितनी शदीद है या नहीं। ओके, ये तो मालूम नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि जाहिर है आप चीजें देख रही हैं इंटरनेशनली भी और लोकली भी। जो अब जब हमने स्टार्ट किया कोरोना से मुतालिक बात करना और हमने बच्चों से मुतालिक जब इनिशियली गुफ्तगू की, तो आपको भी याद होगा हमने गुफ्तगू की थी कि बच्चों में शायद वो रिसेप्टर वीक होता है, दैट्स व्हाई कोरोना वायरस उस तरीके से बच्चों को अटैक करता नहीं है। या सो इवन बट वो मगर मैंने बोला था ना कि वी डोंट नो, We are seeing these statistics, ये बहुत नई चीज है। नहीं, ये मैं बात डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर है जब हमने ये शेयर किया कि दुनिया भर में जिस तरीके से मुतासर कर रहा है कोरोना, पाकिस्तान में उस तरीके से मुतासर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में बच्चों को लग ये रहा है ज्यादा मुतासर कर रहा है कोरोना वायरस। It can, so there are other factors that consideration, ये कौन से बच्चे हैं, टेस्ट कहाँ से करवा रहे हैं, how many tests are we doing? ये भी एक अच्छा सवाल है क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं। जनरली अगर हाँ तो because who are to be tested, that means either they are severely ill, because normally if they're having mild to moderate symptoms we're not testing them, ठीक है। As far as I know it's only the severe cases that are being tested at the moment, and then contact tracing. I may be wrong, we need to check that, but you need to understand कि ये कौन से बच्चे हैं जो बीमार हो रहे हैं, is it in one locality, is it in one house, ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकती है। What is the contact, yeah, what are the contact tracing, etc. There's a lot of unknowns in this factor. There's a lot of unknowns. हमने जो बोला है शुरू से कि children are least affected, but it's not like they're not affected at all. जो हमें पता है they can be affected, they are the asymptomatic carriers, इसलिए हमने स्कूलों और सारी चीजें को बंद किए क्योंकि हमें पता है even if they don't get sick they can still spread the disease. Right. ठीक है, ठीक है। लास्टली डॉक्टर साहिबा थोड़ा सा एजुकेट करें पेरेंट्स को, वो क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक केस तो ऐसा है जिसमें वो पेरेंट्स कुछ कर नहीं सकते, फॉर एग्जांपल बच्चा छोटा है और वालिदा खुदा न खास्ता कोरोना से मुतासर है, बच्चे को छोड़ नहीं सकती। No, I mean if the mother is COVID-19, she needs to isolate herself away from everyone else. That is the unfortunate thing. The only way to stop सिर्फ यही एक ही चीज है जो हम ये बीमारी को स्प्रेड करने में रोक सकते हैं कि आप एक दूसरे से दूर रहना होता है, ठीक है। तो अगर मुझे बिल्कुल समझ में आती है कि हाँ आप माँ हैं तो मुश्किल है बच्चों से दूर रहना है, मगर आप ये बात याद रखना है जो बाहर लंदन में अगर आप देख रहे हैं वहाँ पर जो अस्पताल में जो माँ बाप काम कर रहे हैं ना, जब वो घर आकर वो बच्चे के आसपास नहीं जा रहे, वो अलग रह रहे हैं क्योंकि पता हो वायरस पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए कि मैं अपने बच्चों को ये दें, तो हम वो घर के बाहर रह रहे हैं, कैंपस में रह रहे हैं, इन द एक्स्ट्रा रूम में रह रहे हैं, बच्चों से दूर रह रहे हैं। तो अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है, गॉड फॉरबिड, और अगर आप माँ हैं एंड you've got the कोरोना वायरस एंड आपके पास छोटे बच्चे हैं घर में, आपको अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना होता है, करना ही होगा, घर को भी सेल्फ आइसोलेट। That is the only thing you can do. कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सेल्फ आइसोलेट। थैंक यू, आप हमारे साथ थी, इस मामले बात कर रही थी। बहुत ज़रूरी है जी अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, इसके बगैर गुजारा नहीं और कोई चारा नहीं। और जिस तरह उन्होंने कहा कि रीज़न क्या है कि एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं उनकी वजह से कोरोना ज़्यादा फैलता है, और जब आप ये सवाल गवर्नमेंट के सामने रखेंगे तो वो कहेंगे हम तो टेस्ट उसी का करेंगे जिसमें सिम्टम्स अपीयर होंगे, तो फिर ये मसला कैसे हल होगा। एनीवेज ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।
वेलकम बैक। एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं। अब तक कितने मुस्तहकीन को मिल चुकी है रकम? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वादा किया था और लग गिरा कि वादा वफ़ा हो गया है या वादा वफ़ा हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस में ही लोगों को ये पैसे मिलने हैं, रकम मिलनी है। इस प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन को जो मदद मिल रही है, तो सवाल ये है कि अब तक कितने मुस्तहकीन को हुकूमती इमदाद मिल चुकी है और क्या एहसास सेंटर्स को कोरोना से बचाने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए? क्योंकि एक कैशियर था जिसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, तो उसके बाद ये फैसला किया गया था कि जिन लोगों ने उनसे कैश वसूल किया उनको भी ट्रेस किया जाएगा। तो जनाब इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं। सरबरा एहसास प्रोग्राम सानिया निश्ता साहिबा हमको ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कराची के कुछ मजदूरों का शिकवा था कि मोबाइल के ज़रिए इमदाद के लिए दरख्वास्त दी, जवाब उन्हें कोई नहीं मिला। क्या हर सूबे के लिए कुछ अलग अलग सिस्टम है? पहले इसको वाजे कर दीजिए। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। जो SOPs हैं ये तमाम मुल्क में एक ही हैं। मैंने कुछ दिन पहले कुछ ज़रूरी ऐलानात करवाए थे अपने ट्विटर अकाउंट से, और मैंने एक अपील की थी तमाम चैनल से कि वो ये जो 6 ऐलानात थे वो उनको वसी तौर पे लोगों में आगाही पैदा करें, क्योंकि मुझसे लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि ये कब तक उनको हतमी मैसेज आ जाएगा कि आप अहल हैं या अहल नहीं हैं, और अगर अहल हैं तो आपको रकम कौन सी तारीख को मिल सकती है। तो मैंने ऐलान ये किया था और चैनल से इस्तदा ये की थी कि लोगों को बताएं कि अगले 2 हफ्ते में तमाम लोगों को हतमी मैसेज आ जाएगा। और ये गैर सियासी प्रोग्राम है, इसमें सियासत का कोई अमल दखल नहीं है। इस बात से कतई नज़र कि किस सूबे में किस सियासी जमात की हुकूमत है, तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ AJK GP के साथ एक ही तरह का सलूक हो रहा है। ये एक रूल बेस्ड निज़ाम है जिसमें जो ह्यूमन इंटरफेरेंस का कोई अमल दखल नहीं है। ये बिल्कुल ही एक डेटा एनालिटिक्स ड्रिवन सिस्टम है जिसकी पेमेंट भी डिजिटल तरीक़ेकार से की जाए। तो ये जो 2 हफ्तों का जिक्र आपने किया, ये अब ख़त्म हो जाएंगे? यानी कब ख़त्म होंगे? अब से लेकर 2 हफ्ते बाद तक होंगे? क्योंकि लोग अभी भी यही सवाल करना चाह रहे हैं कि जिनको अहल का मैसेज आ भी गया उनको ये मालूम नहीं है कि कब उनको पैसे मिलेंगे। दैट इज़ द रीज़न कि लोग अभी भी ये सवाल करते हैं। एनीवेज, ज़ाहिर आपने खुद एलेबोरेट कर दिया कि आपने ट्विटर के ज़रिए शेयर किए हैं सारे डिटेल्स। इस वक्त ये बता दीजिएगा कि जब ये कहा जा रहा है कि ये 1 टाइम पेमेंट है, तो क्या ईद से मुतालिक भी कोई प्लान तैयार किया गया है कि अभी जो 12,000 रुपये आप लोग दे रहे हैं ज़रूरतमंदों को, तो ईद पर ज़ाहिर है ज़रूरत होती है हर घर की, तो और इमदाद दी जाएगी, ऐसा कोई प्लान भी है? देखिए जी, ये जो पैसे रमज़ान में दिए जा रहे हैं तो आप इसको ईजी समझे ना। ओके। कोरोना वायरस की सिचुएशन है, दिहाड़ीदार मजदूरों की, भाइयों की दिहाड़ियाँ नहीं लग रही, लोगों को शदीद माली मुश्किलात हैं, लोगों के घर में राशन नहीं है, तो हुकूमत अपनी तरफ से ये जो 12,000 रुपए की कैश फी मुस्तहिक खानदान दे रही है, इसको आप इमदाद समझें, इसको आप ईदी समझें, इसको आप राशन के पैसे समझें, जो चाहें आप इसको लेबल कर लें। सही। तो फिर हम इसको इस तरह के से देख लेते हैं कि ईद से पहले उन तमाम अफराद को ये रकम मिल जाएगी जिनको एटलीस्ट ये मैसेज आ चुका है कि आप इसके अहल हैं। बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का साथ मौजूद थी। आप फैसलाबाद की बात कर लें। अब हम फैसलाबाद की बात करते हैं। जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ हुकूमत हेल्प करे तो ही काम नहीं चलेगा। आप हुकूमतों को फेल कर देंगे अगर आप लॉकडाउन का ख्याल नहीं रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लाहौर से खबर आपको देंगे। थाना पुरानी अनारकली शहर का सबसे कदीम पुलिस स्टेशन है और इसे बरतानवी हुकूमत में भी थाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। 159 साल पुरानी इमारत लेकिन आज भी जाहो जलाल के साथ खड़ी है। जहांगीर खान ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। जंगे आज़ादी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंतजामी उमूर की कमान बरतानवी हुकूमत के सुपुर्द की, तो सबसे पहला थाना इस सुर्ख इमारत को बनाया गया जिसे आज पुरानी अनारकली के नाम से जाना जाता है। इमारत को पहले कोतवाली की हैसियत हासिल थी और 1861 में इसे थाने का दर्जा दिया गया। तवील मुद्दत के बाद तज़ीनो आराइश करके इमारत को असल हालत में बहाल किया गया है। राहदारियाँ, दरीचे और खिड़कियाँ माजी के दौर में ले जाते हैं। ये भगत सिंह ने एक अंग्रेज कत्ल किया था, उसका पर्चा इसमें दर्ज है, और गाजी इल्मुद्दीन शहीद का पर्चा इधर दर्ज है।
और भी ये कदीम सासा है। शाम ढलते ही किलानुमा इमारत के सुर्ख दरो दीवार सफेद रोशनी की चादर ओढ़ लेते हैं। ये लाहौर की कदीम इमारतों में से एक इमारत है जो कि हमारा तारीखी असासा है। हमारी कोशिश है कि सफाई सुथराई से इस असासे को महफूज रखें। थाने की तज़ीनो आराइश में वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने महकमा पुलिस की मुआवनत की है। इस कदीम इमारत के वजूद के साथ इस थाने की तारीख भी जुड़ी है, जिसका कल और आज कई मुल्जिमों और मुजरिमों की कहानियों का गवाह है, और अब इसकी हिफाजत से इसे तारीखी असासा बना दिया गया है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। यूँ तो हम दुआ करते हैं किरण के थाने कचहरे से इंसान को दूर ही रहना चाहिए और रहें भी, लेकिन अगर थाना ऐसा हो तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये अंदर जा रहे थे कि बाहर आ रहे थे, कंफ्यूजन है। ब्रेक लें, ब्रेक लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि जा रहे थे कि आ रहे थे। आप कहीं ना जाएं, इधर ही आते हैं वापस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा बात कर लेते हैं वफाकी वजीर असद उमर की, जिन्होंने कुछ देर पहले चशमकुशा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। स्टैट्स आपके सामने वो लेकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना का शोर ज्यादा है, खतरा उतना नहीं जितना बताया जाता है। जानी नुकसान कम मगर मौशी नुकसान ज्यादा है। असद उमर की चशमकुशा प्रेस कॉन्फ्रेंस आदाद और शुमार सामने ले आए। पाकिस्तान में कोरोना का शोर ज्यादा और खतरा कम है। जानी नुकसान कम लेकिन मुआशी नुकसान बहुत ज्यादा है। कोरोना से ज्यादा अमवात तो ट्रैफिक हादसात में हो जाती हैं। असद उमर ऐसा कह रहे थे। 10 लाख में से 2 अफराद जान से गए, हर 4 में से 1 पाकिस्तानी भूख से मुतासिर हुआ। कुछ ऐसे स्टैट्स उन्होंने सामने रखे। तो ये जो उनकी गुफ्तगू थी, कोशिश करते हैं उसका ये हिस्सा आपको दिखाते हैं, तो जरा देखिए तो उन्होंने कहा क्या। पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, वहाँ पर जो इस खित्ते में जो ममालिक हैं, वहाँ पर ये बीमारी उतनी मोहलक नहीं साबित हुई कि जितनी ये यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर हुई है। मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे मुवाजना दिखाना चाहता था कि पिछले, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 दिन के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में औसतन 24 रोज़ाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं। यानी एक माह के अंदर 720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती है अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान का ही मैं एक औसत महीना कि पाकिस्तान में एक महीने में औसतन 4800 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के ज़रिए में, लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है। तो ये असद उमर साहब की गुफ्तगू, उन्होंने किस तरह से क्या क्या कुछ ब्रीफ किया, हमने एक हिस्सा नया दिन के नाज़रीन को दिखाया, इसके ऊपर बात करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। सईद गनी साहब, ये जो कंपैरिजन है, ये जो तकाबुल है जो असद उमर साहब ने पेश किया है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अल्लाह करे कि जो असद उमर साहब कह रहे हैं, जिस तरह सोच रहे हैं, हालात उसी तरह हों और हमारे शहरी हम सब इस वायरस से महफूज रहें और हमारे यहाँ जानी नुकसान इससे ना हो, बल्कि किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वायरस के जरिए भी ना हो। मैं खुद चूंकि माहिर नहीं हूँ, ना मैं हेल्थ के शोबे में माहिर हूँ, ना ये जो स्टेटिस्टिक्स बनाते हैं मैं कोई उसमें माहिर हूँ, लेकिन हम तो टोटली रिलाई करते हैं उन माहिरीन की राय पर, उनके मशवरों पर, जो कुछ हमसे ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों के मुतालिक। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी तक बचे हुए हैं उन हालात से जो इटली में, फ्रांस में, स्पेन में या अमेरिका में या बरतानिया में हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी अगर आप देखें तो जो तादाद है अमवात की, उसमें इजाफा हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है। जो पॉजिटिव केसेस आने की रफ्तार है वो भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये मिसाल, उन्होंने असद उमर साहब बहुत समझदार आदमी है, मैं उनकी दानिश को तो तबसरा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसका मिसाल कंपैरिजन करना ट्रैफिक हादसात में जो हलाकत होती है उससे, या कोई और अमराज जिसमें लोग अपनी जान से चले जाते हैं, उससे कोई बनता इसलिए नहीं है कि इस वायरस की जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि ये बड़ी तेजी से और गैर महसूस अंदाज में फैलता है। एक्सीडेंट में खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाए, उसको कोई हाथ लगा ले तो वो हाथ लगाने वाला नहीं मर जाता,
उसको वो मर्ज लाजमी हो जाता। अगर कोई शख्स दिल के मर्ज में मुब्तला हो, गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हो या कोई और इस तरह का जानलेवा मर्ज उसको लाक हो जाए तो उसके करीब जाने से, उसके साथ बैठने से, उसको हाथ लगाने से वो मर्ज आप में ट्रांसफर नहीं हो जाता है। ये वायरस हो सकता है कि परसेंटेज में हलाकतें इसमें कम होती हों, लेकिन इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अपने आप को इतनी तेजी से फैलाता है जिस तरह कोई और मर्ज नहीं फैला सकता, और कोई वायरस इस तरह का नहीं है। अगर पूरी दुनिया के माहिरीन ये बताते हैं कि हमें आपस में समाजी दूरी इख्तियार करनी चाहिए, अगर तमाम माहिरीन ये बताते हैं कि आप अपना कारोबार बंद करके इस वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उन आवाज़ों को सुनना चाहिए और हमें उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि खुदा न खास्ता हम उन ममालिक की सफ में खड़े हो जाएं जिसको आज हम मिसाल बना के बता रहे हैं कि हम वैसे नहीं हैं। आज तक कोई शख्स 100% यकीन के साथ ये नहीं बता सकता कि कब जाकर क्या सूरत हाल ये वायरस इख्तियार करेगा। कोई शख्स यकीन से नहीं कह सकता कि महीने के बाद, एक साल के बाद खत्म होगा, कि इसको बताया नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, आप हैं या इमरान इस्माइल साहब हैं, सिम्टम्स हो नहीं हो, जैसे आप में कोरोना आप लोगों में पता चला, पॉजिटिव आया आप लोगों का टेस्ट, उसके बाद में माशाल्लाह आप लोग रिकवर कर गए। ये जानलेवा मरज़ नहीं है, ये प्रमोशंस भी हैं, ये सारे का सारा मालूमात सारी मौजूद है। तो ये फरमाइएगा, इसमें इसका मतलब तो ये है ना, सीधा सीधा सा वो ये भी कोट कर रहे थे कि 95% लोग इसमें रिकवर कर जाते हैं। डेथ रेट उतना नहीं है खुदा ना खास्ता कि जिस कदर दूसरी दुनिया में। देखिए, इस बात में तो वजन है उनकी। देखें, मैंने अभी कहा ना, अल्लाह करे जो कुछ उन्होंने कहा है वो सारा सही हो और जो वो कह रहे हैं उसी तरह हो। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि 95% लोग ठीक हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मर्ज 100 लोगों को होना है जिसमें से 95 ठीक हो जाएंगे और खुदा न खास्ता 5 मर जाएंगे। इस मर्ज का जो फैलाव है वो करोड़ों में जा सकता है, लाखों में जा सकता है। और जब आप लाखों करोड़ों की बात करते हैं तो फिर वहाँ 5% भी बहुत होते हैं। और फिर उनको ट्रीट करना और जब आप ये कहें ना कि जी मैं हूँ इस्माइल, 95-96% लोग रिकवर कर जाते हैं, लेकिन ये मर्ज खतरनाक है खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कोई और मर्ज पहले से रहा है। अगर कोई एस्थमा का पेशेंट है, कोई किसी को कोई गुर्दों का मर्ज रहा है, किसी को कोई और ऐसा क्रोनिक मर्ज रहा है, तो उसके लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कि नौजवान डॉक्टर, नौजवान पैरामेडिक्स और कई और नौजवान जो उम्र रसीदा भी नहीं थे, जिनको कोई और क्रोनिक मर्ज भी नहीं था, लेकिन वो बेचारे अपनी जान से वो भी जाबाक हुए। तो ये मैं ये समझता हूँ कि इस पर कोई बात हतमी तौर पर कहना बहुत मुश्किल है। ये मेरे लिए भी मुश्किल है, असद उमर साहब के लिए कहना भी मुश्किल है, या किसी इवन जो माहिरीन है उनके लिए भी कहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक चीज जो उन्होंने कही है जिसकी वजह से शायद ये सारा उनको कहना पड़ा, वो आपकी मईशत है, वो आपके लोगों का जो रोजगार मुतासर हो रहा है वो है। अच्छा, इसमें भी हम दुनिया से अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते हैं। अगर अमेरिका की मईशत मुतासर हुई है, बरतानिया की मईशत मुतासर हुई है, और तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशत मुतासर हुई है, और इवन चाइना जिसने बड़े बेहतर तरीके से शायद दुनिया के मुकाबले में उसको कंट्रोल किया, लेकिन जिस इलाके तक ही उन्होंने महदूद रखा उस इलाके की मईशत उनकी भी मुतासर हुई है। तो ये मेरी एक छोटी सी राय, अदना सी राय, मैं छोटा सा सियासी कारकुन हूँ, ये कहना कि जी अमवात से बचने के लिए अगर हम जाएंगे तो हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचेगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक आदमी की जिंदगी हम बचा लेते हैं और हमारी मईशत मुतासर होती है, तब भी हमें ये कर लेना चाहिए। ठीक है सैयद गनी साहब, हमारी ज़्यादा कीमती। ठीक, सैयद गनी साहब साथ रहेगा। इस वक्त हमें डॉक्टर बारी ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी हम कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर बारी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, कुछ पॉइंटर्स में शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने कंपैरिजन किया है जो एक्सीडेंट से होने वाली अमवात हैं और जो कोरोना से होने वाली अमवात हैं, और वो इसके साथ साथ कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान का विद यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि वहाँ पर सिचुएशन मुख्तलिफ है, यहाँ पर मुख्तलिफ है। यहाँ पर लोग सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, 3 से 7 करोड़। यहाँ पर मईशत ज़्यादा मुतासर पहले भी है और अब ज़्यादा मुतासर हो भी रही है। तो उनका ये कंपैरिजन देखकर आपका कमेंट क्या है? ये कंपैरिजन दुरुस्त है और अब हमें ईज डाउन हो जाना चाहिए चीज़ों को लेकर? देखिए, मेरे पास आप कोरोना का किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन दिल का मरीज है ना, तो दिल का अकेला मरीज है, वो किसी को दिल का मर्ज लगाता नहीं है।
ठीक है, इसी तरीके एक्सीडेंट किसी का होता है, वो सबको किसी और का नहीं करवाता, किसी का इसी तरह कोई और मर्ज होगा ना। तो ये कोरोना का मर्ज ये है कि वो खुद उसके पास पॉजिटिव होता है, वो फिर वायरस दूसरे को देता है, फिर तीसरे को देता है, फिर चौथे को देता है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। इस किस्म की कंपैरिजन जो ये बातें कर रहे हैं ना, क्योंकि इस किस्म की कंपैरिजन करेंगे दिस इज इररिलेवेंट। ठीक है, इसको समझने की बात है कि ये फैलेगा और लोगों के अंदर इसको फैलाएगा। इसको रोकने का तरीका एक ही है कि इसको फैलने को रोकना चाहिए, इसकी प्रिवेंट करना चाहिए फैलने को। बस ये इम्पोर्टेंट बात है। ये समझ कोई नहीं रहा है और लोग पता नहीं किस किस चीजों से किस डिजीज के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। जी डॉक्टर बारी, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें। ये जिस दबाव की बात हो रही है ना, जो हम एक माशी दबाव की बात कर रहे हैं, वो उनके चेहरे पे कंसर्न भी था। मैं ये थोड़ा सा लेट मी फिनिश। डॉक्टर बारी, देखिए जब वो बात कर रहे थे तो वो कंसर्न भी थे, लेकिन साथ में उन्होंने एक कंपैरिजन भी दे दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस माशी दबाव की हम बात कर रहे हैं, शायद कि थोड़ी सी बात समझ में आने वाली बन जाए अगर आप हमें ये समझा सकें कि एक कोरोना पेशेंट, उसके ऊपर कितने फंड्स जो है ना इस्तेमाल होते हैं, उसके टेस्ट से लेके उसके इलाज तक, उसके रिकवर करने तक। सर देखिए जी, बात यह है कि कोरोना पेशेंट के बहुत सारे ऐसे हैं ना जो कि बिल्कुल जो है ना उनको कोई सिम्टम ही नहीं होंगे, तो उस पर तो कोई खर्च नहीं होना है। लेकिन खर्च की बात नहीं है, वो कितने लोगों को इफेक्ट कर रहा है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि माशी दबाव एक अलग चीज है जिसके ऊपर जो वो माशियात वाले उसके जवाब दे सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंट ये है कि जी लोगों को इस मर्ज को फैलने से रोकना है, और ये फैलेगा अगर इतना ज्यादा फैल गया कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और फिर उसके बाद आपके हेल्थ केयर वर्कर्स जो है ना, हम लोग शुरू में ये कह रहे थे कि आपके जो फ्रंट लाइन पे हैं जो वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रंट लाइन है। मैं कहता हूँ कि जी हेल्थ केयर, ये फ्रंट लाइन इस वक्त कम्युनिटी है। ये अगर बिहेव नहीं करेगी, ये अगर एहतियात नहीं करेगी ना, तो जो फ्रंट लाइन टूटेगी तो सारा दबाव डिफेंस लाइन के ऊपर होगा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। और अगर वो टूट गया एक दफा तो फिर एक फ्लड होगा और फिर उसके बाद कोई रोक नहीं सकेगा उस चीज को। फिर माशियात बाद में देखी जाएगी, उस वक्त लोग ही नहीं होंगे तो माशियात का क्या करेंगे हम लोग। ये फरमाइएगा, आइंदा का जो फैसला है वो 9 मई के बाद होगा, जब असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि सारे मिलकर बैठेंगे, वजीर आजम के सामने सारी सिचुएशन रखेंगे। अब इस कंपैरिजन को देखते हुए क्या तजावीज होनी चाहिए, क्या मामला होने चाहिए कि जिसकी रोशनी में काम हो, अगर आप बता सके तो। मैंने एक्चुअली इसको कंपैरिजन देखा नहीं है, मैं किसी नहीं, मैं आपको बता देती हूँ सर, मैं आपको बता देती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो बात बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दी ना कि अमवात कितनी ज्यादा हो रही हैं, एक्सीडेंट्स में ज्यादा हो रही हैं, कोरोना से कम हो रही हैं। उन्होंने बिल्कुल एक सीधी सी एक लाइन उसके ऊपर ड्रॉ कर दी। अब वो कह रहे हैं कि अगली बैठक में वजीर आजम के सामने हम तजावीज रखेंगे और फिर कोई क्लियर बात सामने आएगी। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में देखिए मेरी बड़ी सिंपल सी बात है कि एक एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ के लोग, उसकी एक टीम को बिठा दें वज़ीर आज़म के सामने और हमारे तमाम लोग बैठे हैं और उसके बाद दोनों लोग बैठे हैं और उसके बाद वहां पर फैसला करें इन चीजों से। इस पॉलिटिकली कोई फैसला ठीक है, यानी इसमें मेडिकल एक्सपर्टीज भी रिक्वायर्ड है और इकोनॉमिक एक्सपर्टीज भी रिक्वायर्ड है ताकि दोनों की राय शामिल हो। डॉक्टर बारी, सब करके और एक दूसरे को देखें। बात यह है कि कोई लड़ाई तो है नहीं ना, दुरुस्त बात, हम सब मुल्क के लिए तो बात कर रहे हैं। ट्रू दैट, मुल्क के लिए जो बेहतर है उसको करना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात, मिल के फैसला कर लें। ठीक है सर, या वो डॉक्टर कम्युनिटी को कन्विंस करना है या डॉक्टर कम्युनिटी उनको कन्विंस करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, जो आज जिस कंडीशन में आज पाकिस्तान है, जब 40 से 50 लोग वेंटिलेटर पर हैं, अगर 2 महीने पहले आपने ये एंटिसिपेट किया होता या आपको बताया जाता कि 2 महीने बाद सिचुएशन ऐसी होगी, 40 से 50 लोग वेंटिलेटर पर होंगे, तो उस वक्त क्या आप उस चीज को तशवीशनाक समझते? देखिए बिल्कुल, मैं क्योंकि बात यह है कि हमको ये सिर्फ उस वजह से है कि हमने पहले ये प्लान, ये लॉकडाउन किया तो इस तरह हुआ। अगर ना कर रहे होते तो हम इस बुरे हाल में होते। एट द सेम टाइम हमें कहते रहे कि लॉकडाउन पे अमल दरामद नहीं हुआ। देखिए कुछ भी, मैं ये तो नहीं कह रहा था 100% हुआ है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 20% हुआ है, 60-70% हुआ होगा और 67% का एक इम्पैक्ट आया है। तो डॉक्टर बारी, आप लोगों में अवेयरनेस भी तो आई है, अगर मार्केट्स खुल जाती हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करते हैं जिस तरीके से पहले वो करते हैं ना, थोड़ी बहुत बेहतियाती, तो जाहिर है होगी, 100% चीजें बेहतर तो हो नहीं सकती। मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखिए लॉकडाउन एक डेफिनेट पीरियड के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको तरीके से करके फिर उसके साथ, यानी आप हामी हैं इस बात के कि अब लॉकडाउन में ईज होना चाहिए? देखिए लीज होना चाहिए, इट हैज टू बी, जो उन चीजों का होना चाहिए जहां पर
जो हम समझते हैं कि जो ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं अभी भी नहीं करनी पड़ेगी और एक 2-4 महीने ठीक है डॉक्टर बारी, साथ रहेगा कमेंट आपका आगे। सैयद गनी साहब आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। जिस तरह असद उमर साहब ने कहा है कि जो सिचुएशन अभी है इमरान खान साहब के सामने वो रखेंगे और उसके बाद फैसला होगा 9 मई के बाद क्या होना है। अगर वफाक ये फैसला करता है कि अब हमने चीजों को नरमी की तरफ लेकर जाना तो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, आज 3 मई है और अभी तकरीबन 6-7 दिन बाकी हैं इस फैसले में। अब उन 6-7 दिनों में फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, अभी ये कहना कि 9 को सर ग्राफ को सामने रखते हुए तो हम डिसाइड कर सकते हैं। देखें, अजम्पशंस पर तो मैं नहीं बात करता, नहीं मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ सर। मेरी असल में देखिए, मेरे लिए ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने ये कर दिया तो फिर सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें इंतजार करना चाहिए, देखें फैसला क्या होता है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में। और मैं इस बात पर मुझे कोई शुबा नहीं है कि जो भी फैसला किया जाएगा वो किया नेक नीयति से जाएगा, उसमें गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। हमें कम से कम इस बात पे तो मैं पॉलिटिकली इनको क्रिटिसाइज बहुत सारी चीजों पर कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जानबूझ के चाहेंगे कि लोगों की जाने चली जाए। ये तो मैं नहीं समझता कोई भी कर सकता है। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या फैसला वो करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आया वो फैसला हमारी राय में दुरुस्त है या नहीं, हमें उस पर आगे अमल करना चाहिए। सर आप उस फैसले से पहले कोशिश करेंगे कि आप उनको बताएं कि सिचुएशन क्या है, या फिर आप लोग इंटरेस्टेड है इसमें कि लॉकडाउन चलता रहे, आप ये उनको बताएंगे? देखें, हम इंटरेस्टेड नहीं है। देखें, तकलीफ तो लोगों को हो रही है, लोगों का रोजगार मुतासर हो रहा है, मईशत पे फर्क पड़ रहा है, सिंध गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यूज डाउन हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा अपना इंटरेस्ट है कि हम करें, हम ये देखते हैं कि लोगों की जिंदगियां कैसे महफूज बनाई जा सकती है, उनको इस वायरस से कैसे बचाया जा सकता है। मैं जैसे पहले से कह रहा हूँ कि हमारे लिए एक आदमी की भी जिंदगी ज्यादा अहम है। उसके नतीजे में अगर हमें 10 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस होता है तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। अब वो भी देखना होगा कि लोगों को फैसला क्या होता है ना, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ठीक है, इंतजार करना चाहिए। सैयद गनी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। सिंध हुकूमत क्या फैसला करेगी, अभी कुछ और वक्त लगेगा। आपका शुक्रिया। डॉक्टर बारी आप साथ मौजूद हैं। फैसल शकील, ब्यूरो चीफ कराची, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। एंड वी हैव अदनान आदिल। अदनान साहब आपका कमेंट चाहूंगा। असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कंपैरिजन किया है कि कोरोना से होने वाली अमवात एक तरफ और जो एक्सीडेंट से होने वाली अमवात हैं वो बहुत ज्यादा हैं। देखिए, ये तो आप टीबी से पाकिस्तान में 50,000 लोग हर साल मरते हैं, नमूनिया से 84,000 लोग यानी 7,000 हर महीने लोग नमूनिया से मर जाते हैं। हमने बहुत ओवर रिएक्ट किया है। इस बीमारी की शिद्दत जो थी एशिया और अफ्रीका में वो नहीं है जो यूरोप और अमेरिका में है। कोई ना कोई ऐसा मसला है कि दर्जा हरारत का कोई इस पे असर है। अफ्रीका के मुल्कों का दर्जा हरारत और हमारे मुल्कों का ऐसा है कि यहाँ पे ये उतना सुवीर और उतनी शिद्दत के साथ वायरस नहीं फैला। लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता ना आदिल साहब कि उसकी शिद्दत पे जाने का इंतजार किया जाता। नहीं, इंतजार की बात नहीं। आप देख लीजिए कि हमारे 50% जो लोग हैं उनमें तो अलामात ही नहीं है, 30% में बहुत मामूली हैं। जो लोग अस्पताल जाते हैं 90% और उन लोगों को कोई जांच ही नहीं सका जिनमें अलामात नहीं होती लेकिन कोरोना होता है। ये भी एक फैक्टर है। वही ना कि वो बीमारी नहीं होते, उनका इम्यूनिटी सिस्टम उसके ऊपर काबू पा लेता है। तो ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है। अदनान साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आपको लगता है अदनान साहब आपको लगता है कि हमने ओवर रिएक्ट इसलिए किया क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम इस काबिल नहीं था, दैट्स व्हाई हमने ओवर रिएक्ट किया? कि डर गए लोग बहुत ज्यादा। कोई भी सियासी तौर पे नहीं चाहता था कि इल्जाम उसके ऊपर आए, ना पीटीआई की हुकूमत चाहती थी कि इल्जाम उस पर आ जाए, ना ये यानी अपनी नाअहली छुपाने के लिए ओवर रिएक्ट किया। देखिए, मईशत का तो भट्टा बिठा दिया इन्होंने। अब ज़राअत तो चल रही है ना, 25% हमारा जीडीपी ज़राअत है, वहाँ पे लोग दनदनाते फिर रहे हैं। उनको क्या हुआ है? कोई आपने देखा कि देहात से खबर आई हो कि 100 लोग मर गए, 200 लोग मर गए? क्योंकि सर वहाँ टेस्टिंग ही नहीं हुई। टेस्टिंग होगी तो पता चलेगा ना अदनान साहब। बात ये, अगर कोई वबा होती तो लोग मरते, बीमार होते, अस्पतालों में जाते, तो कोई भी तो देहात हमारे साथ रही है। आदिल साहब हमारे साथ रही है। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमको ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद, एक तरफ टेस्टिंग के इश्यूज थे, दीगर बहसें थी, और अब उस सब के बाद में आज असद उमर साहब की ब्रीफिंग, और उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट्स में ज्यादा लोगों की जाने जाती हैं। जो फिगर्स हैं कोरोना में लोगों के जान बहक होने के। देखें, बहुत शुक्रिया आपने, मेरे पास टाइम जरा से कम होगा, मैं कम टाइम में बात कर सकूंगा। असद उमर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन बड़ा बहुत अफसोस है कि हुकूमत जो है इस वक्त कोरोना जो कि एपिडेमिक हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है, उसको हम किसी चीज से मिला रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूं कि जो अगर असद उमर साहब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की अगर बात कर रहे हैं
तो ये भी हुकूमत का फेलियर है कि एक दिन में सिर्फ जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर जब नॉर्मल हालात में जब ट्रैफिक चलती थी ठीक ठाक, उस वक्त 100 केसेस आते थे, बहुत ज्यादा थे। तो ये भी हुकूमत का फेलियर है कि रोड को मैनेज नहीं किया जाता है। और अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, जो केसेस कोरोना का जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ये भी जो फेलियर होगा अगर खुदा ना खास्ता तो ये भी हुकूमत का फेलियर होगा। पॉइंट ये समझना है कि हमें मैनेज कैसे करना है, हमें कोरोना को भी मैनेज करना है, हमें लोगों की जानें बचानी, चाहे किसी सूरत पे भी आप जान बचाएं। और वो जान बचानी है हमने इससे भी कि कोई कोरोना से ना मर जाए, और वो जान हमने बचानी है इससे भी कि वो भूख से भी ना मर जाए। तो हमें ऐसी पॉलिसीज भी तो चाहिए। डॉक्टर साहब एक और कमेंट कीजिएगा इस सवाल पर। मैंने डॉक्टर बारी साहब से भी ये सवाल किया था, अगर आज से 2 माह पहले, यानी अगर मैंने 3 मार्च को आपसे ये बात की होती कि 2 महीने बाद 40 से 50 लोग वेंटिलेटर पर होंगे और पूरी दुनिया के स्टैट्स उस वक्त भी हमारे सामने होते, ग्राफ्स हमारे सामने होते, पैटर्न हमारे सामने होता, क्या इतना पैनिक होता? देखिए, बात सारी ये है कि हमारी ये तो बात की है, हमारे पास तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए थी। जब हमने 22 जनवरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने 22 और 23 जनवरी को ये बताया था कि वुहान सिटी में 6 लोग इंतकाल कर गए और 300 लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो उस वक्त हमने कहा था कि एंट्री पॉइंट, आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन सेंटर, ये सारी चीजें बना लिया जाए ताकि ये हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अल्लाह ना करे कि जो आगे है, जो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ रहा है, मतलब है कि अमवात में भी इजाफा हो रहा है, और हमारे यहाँ जो मरीज हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक तशवीश की बात है, अल्लाह ना करे कि इसमें मजीद इजाफा हो। लेकिन अभी के स्टैट्स देखते हुए डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि बहुत बुरी सूरत हाल है, या आप भी इस पॉइंट को वेटेज देते हैं कि पाकिस्तान इस कदर मुतासिर नहीं हुआ? देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल अभी तक मुतासिर नहीं हुआ है, और हमारे पास अब जितनी चीजें अभी हैं वो हमारे पास इतना तो है सिस्टम हेल्थ का कि उसको संभाला जा सकता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये अगर अमेरिका जैसी सूरत हाल बनती है, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी आपने कहा अगर हमारी हेल्थ फैसिलिटी संभाल पाती है, सर अभी की सिचुएशन अगर हम देख लें कि 70% लोग सिंध में होम आइसोलेशन में हैं, हमारे हेल्थ सिस्टम पर उतना बोझ नहीं है, फिर पैनिक क्यों है इतना? डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर रहा है? देखिए, पैनिक बिल्कुल नहीं है, हम ये हमेशा बार बार कह रहे हैं। डॉक्टरों ने एक चीज बता दी है, देखें हमारे पास जब कैंसर का, मुंह के कैंसर का केस आता है, हम उसको कहते हैं कि देखें जी ये आपको ये ग्रोथ मुझे कैंसर का लग रहा है, इसकी बायोप्सी करनी है। अब उसको हमने बता दिया है, वो चला जाता है हकीम के पास, होम्योपैथिक के पास, कहीं भी चला जाता है। अब ये उसकी प्रॉब्लम है, वो कैसे मैनेज करता है अपने आप को, डॉक्टर के मशवरे पे करना है कि नहीं, ये वो पैनिक होता है कि ये क्या कहते हैं डॉक्टर ने। बात आ रही है कि पाकिस्तान के तमाम डॉक्टरों ने एक ही डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ये भी कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों की जान जा रही है, ये भी बता दीजिए साथ में। वो एक जुमला भी कहिए, इसका जवाब भी दीजिएगा डॉक्टर साहब। ये करोड़ों लोगों की जानें चली जाएंगी, इतनी तो अमेरिका, इटली, वहां पर भी ऐसा खुदा ना खास्ता लॉस नहीं हुआ। और इवन WHO ने भी पाकिस्तान से मुतालिक ये नहीं कहा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सिचुएशन दूसरों से अभी बहुत मुख्तलिफ है इस वक्त, और बेहतरी की तरफ भी है सर, ये भी तो आप कह सकते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वो वजीर आजम साहब ने भी 5-6 दिन पहले कहा है कि 15 मई से और 20 मई जो है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। और फिर यही बात WHO कह रही है कि जून जुलाई में जो है 2 लाख से ज्यादा लोग इसमें होंगे। फिर इसके बाद तमाम सियासतदानों को मैं टेलीविजन पे कहते हुए सुनता हूँ, वो ये कहते हैं कि आगे जरा प्रॉब्लम आने वाली है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये खुला तजाद क्यों है कि एक चीज तो ये कह रहे हैं कि जी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं। नहीं, ये फरमाइएगा, हमने ये सुना सिंध हुकूमत को कहते हुए कि अब जो है ना लॉकडाउन से बात आगे चली गई है, अब वो T20 की तरह से नहीं, अब तो हमें लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। तो ये बताइए कि फिर ये वाले फिगर्स है वो लंबी इनिंग्स की बात, डॉक्टर साहब ये थोड़ा से ये वाकई तजाद तो यहाँ भी है। फिर देखिए, बात सारी ये है कि हमें ये नहीं पता। देखिए, एक सिंपल बात समझ लें, आपके तमाम लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, डॉक्टर्स ने अपना एक शुबा जाहिर किया है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इट इज इंटायरली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट कि वो कैसे मैनेज करते हैं कोरोना से। ये कोरोना के फैलाव को रोकना है, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए वो लॉकडाउन करते हैं, लॉक अप करते हैं, और उसके साथ साथ लॉकडाउन करने में जो प्रॉब्लम माली आती है उसको भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कैसे अपने आवाम को राशन
पानी कहा, उन्होंने तो ये भी कहा कि हमें अब इस कोरोना के साथ रहना है, इसके साथ रहना सीखना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो पीक है उसको जरूर मैनेज करना है। तो पीक कितनी दूर है? पीक मेरे ख्याल में अभी जो हम 3-4 दिन से देख रहे हैं कि जी अमवात में अब तेजी से इजाफा होता चला जा रहा है, तो हम समझते हैं कि 2-3 हफ्ते ये अगर ये निकल जाते हैं हमारे और इसमें कुछ इजाफा नहीं होता है तो बस इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए अल्लाह ताला ने आसानियां पैदा कर दी हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर 2-3 इसी तरह से जैसे 15 अमवात हो गई हैं, 12 हो गई हैं, रोजाना बढ़ता जा रहा है, अगर ये रोजाना 20 होते हैं, 30 होते हैं, फिर ये हमारे लिए सोचने का मुकाम होगा कि हमें, और इसमें करना कुछ नहीं है। हम आपके तवज्जुह से आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपनी हिफाजत करें, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्रें हैं उनकी हिफाजत करें, जब बाहर निकले मास्क जरूर लगाए, कम से कम 3 से 4 फीट 5 फीट का फासला रख के गुफ्तगू करें। बहुत अच्छी एहतियात दोहरा दी आपने। डॉक्टर साहब एक बात और बता दीजिएगा, अगर पीक नहीं है और फिर भी हमारे वार्ड्स भर गए, फिर भी हमारे बेड्स भर गए, फिर भी वेंटिलेटर्स का मसला है, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? क्या वाकई ऐसे ही है इसी तरह से? देखिए बात यह है कि अगर हमारा वेंटिलेटर वाला काम तो आप खत्म होते हैं, आप देखिए ये समझना होगा कि हमारी जो बीमारी है अब तो इसके अंदर उसमें शक्ल कुछ और करती है। इसमें अब सही गया है, ये ब्लड के अंदर क्लॉटिंग शुरू हो गई है खून की वजह से। अब बहुत सारे अस्पतालों में ब्रेन में क्लॉटिंग शुरू हो गई है, आपके लंग्स में क्लॉट हो रहा है, आपके किडनी क्लॉट हो रहे हैं, तो अब ये कहानी कुछ और चली गई। तो इसलिए हम कहें कि ये नई बीमारी है, अभी कुछ नहीं है, तैयार कर रहा है बहुत से। एक बात और बता दें, ये कोरोना को ट्रीट करने के लिए, उनके पेशेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये तो खबर है कि वैक्सीनेशंस बच्चों की वो कॉम्प्रोमाइज कर गई, बहुत सारे इलाकों में वो पहुंचना भी मुश्किल, बच्चों को ले जाना भी मुश्किल, दूसरे मरीज भी इस सबसे मुतासिर हो रहे हैं, ये भी बता दीजिएगा। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पिछले 1 महीने से ये बात कर रही है। लगता है आने से पहले जो नॉन कोरोना पेशेंट थे हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हेल्थ का कोई इश्यू ही नहीं था, लगता है ऐसे, तो पेशेंट कहाँ गए? इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे डॉक्टर जो कि गली में बैठे थे, हमारे फैमिली जो जीपी बेचारे उनको वो घर पे बैठ गए, वही सारे स्क्रीन करते थे हमारे बेसिक हेल्थ नॉन फंक्शनिंग, जिसकी वजह से वो जो मरीज थे वो मरीज अब अस्पतालों में पहुंचते बहुत मुश्किल से हैं, और जब पहुंचते हैं तो वहां पर अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं मिलता है। ये बहुत जाहिर है वो हेल्थ सिस्टम में मिसमैनेजमेंट तो है। डॉक्टर कैसर सज्जाद, बहुत शुक्रिया आप साथ मौजूद थे। डॉक्टर बारी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, आप भी गुफ्तगू सुन रहे होंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद जो गुफ्तगू कर रहे थे कोरोना पेशेंट से मुताल्लिक, और पाकिस्तान में जो सिम्टम्स हैं वो कुछ डिफरेंट, और वो जो क्लॉटिंग वाली बात, आपका कमेंट भी चाहिए मुझे इस पर कि पाकिस्तान में जो कोरोना पेशेंट्स हैं क्या वो उनकी कंडीशन ज़्यादा डिफरेंट है? नहीं, बात इसी तरीके से हो रही है, ये ऐसा नहीं है। ये जी इटली में भी इसी किस्म का होता था, ये नया वायरस है, नए तरीके से बिहेव कर रहा है। देखिए एक बड़ी क्लियर बात है, वी आर टेक्निकल पीपल, हम अपना असेसमेंट करके एक प्रेजेंट कर देते हैं, और उसके अंदर जो जैसे मरीज रहता है हमारे पास, दिल का मरीज होता है, हम उसको बोलते हैं सिगरेट नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, आपने ये नहीं करना है। अब वो उस पर अमल करे ना करे ये उसका जाती फेर है, ठीक है ना। और उसके ऊपर इसी तरह हमने अपना सारा अपनी असेसमेंट करके बता दिया कि इसका ये यानी इसको हम यूं समझ लेते हैं कि एक असेसमेंट करके आप पेशेंट को बताते हैं, और दूसरा जो डॉक्टर्स बेहतर समझते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नमेंट को बताते हैं। लेकिन डॉक्टर बारी, जब किसी और मुल्क में करोड़ों पेशेंट्स ना हो, जब WHO कह रहा हो कि पाकिस्तान में 2 लाख केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं, ऐसे में डॉक्टर्स करोड़ों कह दें तो ये बात समझ आती है? नहीं, करोड़ों की कोई बात की नहीं थी किसी ने ये नहीं कहा कि करोड़ों होंगे। उन्होंने ये कहा था कि जी आपका जो तरीकाकार है इसको अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, हमारे पास एक ही तरीका है, हम इसको फैलने से रोकें क्योंकि हमको सबको अपनी हकीकत पता होती है कि क्या होगी। WHO ने कहा 2 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, लेकिन ये क्या हमारे लोग भी कहते हैं कि पीक पे आके 75,000 से 1 लाख होंगे, और उन 2 लाख में 70% तो एसिम्प्टोमेटिक होंगे और बहुत से ऐसे होंगे जिनको माइल्ड सिम्टम्स होंगे। देखें इस पर जो सूरत हाल है तो उसमें तो ये था कि जी आज से जब हमने इस वक्त प्रेस में बताया था या खत लिखा था, उस वक्त सूरत हाल सीरियस पेशेंट की ज्यादा थी, आपके वेंटिलेटर्स भरे हुए। अच्छा ये बताइए जी। अभी हमारा यही है कि देखें
हम ये कह देंगे, और हम मेरे तो लोगों से कहते होंगे कि जब तक सेल्फ लॉकडाउन, मतलब जाती लॉकडाउन डिसिप्लिन नहीं करेगा हर इंसान करेगा, चाहे गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा दे, कुछ भी कर दे, कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हम सब रियलाइज नहीं करें कि ये बहुत फैलने वाला मर्ज है। इसको रोकने का ठीक है, अच्छा ये बता दें कि हम बिला जरूरत घर से ना निकलें और अपनी जो एहतियातें हैं वो करें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, अभी हम डॉक्टर कैसर सज्जाद से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब दीगर मसाइल भी आ रहे हैं कोरोना के साथ साथ, जैसे कि क्लॉटिंग हो रही है, ये कुछ इस बारे में बता सकते हैं ये क्या है? देखें, ये इम्यून सिस्टम होता है ना साइटो, इसमें जब वो होता है उसमें ये क्लॉटिंग भी होती है। जो लोगों की मौत हुई है, असल में हमारे यहाँ तो पोस्टमार्टम होता नहीं है। दुनिया में जहाँ पोस्टमार्टम हुआ, ये वहाँ की स्टडीज आई हैं कि उन्होंने कहा है कि इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि लंग्स आपके इफेक्ट हुए, उसमें भी क्लॉट्स बनते हैं, किडनीज में भी, और कभी कभी हार्ट के भी। जो कुछ मरीज यंग आए जिनके हार्ट में क्लॉट हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो वो वहाँ से स्टडीज आई हुई हैं। और ये इसके वेरियस पैटर्न होते हैं, ये किसी से कुछ भी नहीं करता। जैसे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो आप ज्यादातर लोग जिनको ऐसे ही गुजर जाता है, कुछ में बुखार होता है, खांसी होती है, वो 4-5 दिन रह के ठीक हो जाता है। और कुछ लोगों में जब वो सीवियर जाके वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, जब उन्होंने जब डेड बॉडीज की ऑटोप्सी की, तो उसके अंदर उनको एहसास पता लगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता डॉक्टर बारी, कोरोना के बावजूद नहीं होता। देखिए, हमारे यहाँ ऑटोप्सी का, आपको पता है कि हमारे ऑटोप्सी का सिस्टम ही नहीं है, कोई किसी को करने नहीं देता, सिवाय कि क्रिमिनल कोई एक्ट हो, किसी को जहर दिया, वो एक अलग है। वहाँ तो हर यूरोप में और अमेरिका में हर डेथ का पोस्टमार्टम होता है, हर बॉडी का पोस्टमार्टम होता है कॉज ऑफ डेथ निकालने के लिए। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, और ये जाहिर है तशवीशनाक बात है, लेकिन आप नहीं समझते कि ये तो जरूरी, इसको मेक श्योर करना चाहिए कम से कम इससे ना। वो एक अलग चीज, एक अलग बहस शुरू हो जाएगी इसलिए अभी हम लोग कोरोना की तरफ देखें और इस वबा से अल्लाह से दुआ भी करें और अपने एफर्ट भी लगाएं। बिल्कुल, एफर्ट्स की बात आपने की डॉक्टर साहब, जाहिर है आपकी राय बड़ी अहम होती है। तो क्या ये राय डॉक्टर्स की तरफ से गवर्नमेंट को नहीं दी गई कि जो लॉकडाउन स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट्स की तरफ से आई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से आई है, कि बैंक्स की स्ट्रैटेजी आप देखें कि एक इलाके में बाकी ब्रांचेस बंद, एक ब्रांच खुली, सारा रश उस एक ब्रांच पर आ गया। मार्केट हम जाएं 5 बजे तक खुली हुई है, सारा रश उस कुछ वक्त में आ गया। अगर बाकी ब्रांचेस खुल जाएं बैंक्स की, बाजार खुले हों हर वक्त, सहरी अफ्तारी वक्त, तो रश तो कम होगा। ठीक है, अफ्तारी वक्त ज्यादा तो होगा, बट इंश्योर किया जा सकता है। आपको नहीं लगता ये राय देनी चाहिए थी? देखिए, मेरा बात ये नहीं है कि इसको जो है ना, आपको ये क्या चीज कामयाब होगी, क्या स्ट्रेटेजी सही चलेगी। मैंने मैं पहले भी कहा कि जब तक हम सब लोग अपने आप को एज ए इंडिविजुअल सेल्फ एहतियात के ऊपर और सेल्फ लॉकडाउन की सूरत नहीं करेंगे, इसमें दो राय नहीं है डॉक्टर साहब, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि तमाम कारोबार खुला हो और इंश्योर कराया जाए अथॉरिटीज की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करनी है, तो चीजें बेहतर होंगी। फिर ना कोई कोरोना से मुतासर होगा, ना कोई भूख से मरेगा। पूरा शहर खोल के आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो इसको इंश्योर करा सकते। सर, जो एडमिनिस्ट्रेशन शहर बंद करने के लिए, वो इंश्योर करने के लिए क्यों यूज नहीं हो सकती? पूरा ऑर्डर कर दिया कि हो गया, लेकिन ये कि फिर खोल के फिर ये हर एक ये करना आपको पता है कि हमारे लोग कितने डिसिप्लिन लोग हैं हम लोग। सर, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी कोई तजवीज़ डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है या दी जा सकती है गवर्नमेंट को कि एक इलाके में अगर बैंक की 4 ब्रांचेस हैं तो वो चारों ब्रांचेस खोली जाएं ताकि एक ब्रांच में रश ना हो? देखिए, जब जिस चीज आएगी बात तो उसके ऊपर कहा जा सकता है, डिस्कशन हो सकता है। लेकिन ये है कि जब भी वो बात हम अपना व्यू पॉइंट डाल सकते हैं, फिर उसके बाद उनका डिस्कशन, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर मेरे पास नहीं है ना, तो वो गवर्नमेंट के पास होगा, उन्होंने डिस्कशन कर डॉक्टर साहब साथ ही रहिए, डॉक्टर साहब प्लीज साथ ही रहिए। हमारे ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील हमारे साथ है। फैसल शकील, एक बात है जो मुसलसल की जा रही है, वो असद उमर साहब और दीगर मामला से लेकर अब तक, हम खास तौर पर कराची की बात करें, ये जो मार्केट्स का टाइम इन लोगों ने कम किया है, उसके बाद में प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं लगता कि जैसे बढ़ गए, डबल हो गए? बिल्कुल किरण, आपका कहना दुरुस्त है। जो कि असद उमर साहब ने कहा, मैं ये भी बताऊं कि आदादोशुमार कराची के एक्सीडेंट्स के जो होते हैं वो यौमिया 3 से 4 अफराद ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरते हैं। 2 महीने से जो है वो ये लगा हुआ है, 2 महीने से ज़ायद हो गए लॉकडाउन लगाए हुए। और इसमें कोरोना के अब तक जो सिंध हुकूमत कह रही है, पूरे सिंध में 130 अफराद जो है वो जाबाक हुए कोरोना से। अगर हम एक्सीडेंट के हवाले से देखें तो उसकी तादाद जो है वो यकीनन ज़ाहिर ज़्यादा होगी।
दूसरा आपने बोला, सवाल मुझसे ये किया कि लॉकडाउन, देखिए सुबह 8 बजे से 5 बजे तक क्या कोरोना नहीं होता? कोरोना सोया हुआ होता है। शहर की मार्केटें देख लें, बाजार देख लें, दुकानें देख लें, यहाँ पर कितना बेपनाह रश है। लोग निकल आते हैं जल्दी जल्दी ताकि वो ख़रीदारी कर लें, और किसी किस्म का कोई सोशल डिस्टेंस, किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर, कोई मास्क, कोई सैनिटाइज़र, किसी किस्म का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, और ना ही हुकूमत जो है वो इस पर अमल करा पा रही। तो जब 9 से 5 बजे तक तमाम रश है, तो वो रश अगर हम पूरा ये दुकानें खोल देंगे और एहतियाती तदाबीर के साथ ये तमाम चीज़ें करेंगे तो सूरत हाल बेहतर होगी। मैं आपको बताऊँ, ये होगा कि दिन भर रश नहीं होगा, इफ्तारी से 1 घंटा पहले रश होगा। जी बिल्कुल, सूरत हाल यही होगी कि दिन भर रश नहीं होगा, और लोग जो है वो, अगर इस कोरोना से अगर हमें निपटना है, अभी ये कहा जा रहा है, मेरी तो समझ ये नहीं आ रही कि 130 अफराद यहाँ पर जहाँ बाग हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि सूरत हाल ख़राब होगी। पिछले महीने कहा गया था कि पिछले महीने होगी, अब कहा जा रहा है कि आगे होगी, लेकिन अदाद व शुमार और जो फिगर्स दिख रहे हैं, तकरीबन 10 से 12% जो है वो पेशेंट आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, जो टेस्ट हो रहे हैं उसके मुताबिक। पहले 500 टेस्ट हो रहे थे तो 50 आ रहे थे, अब जो है वो 3000 टेस्ट हो रहे हैं, 3500 टेस्ट हो रहे हैं, तो 365 और ये आ रहे हैं। ठीक है, हम अमवात भी देख लें तो अमवात में भी ऐसा कोई इजाफा नहीं हुआ है। गुज़िश्ता महीने जो है वो कह दिया गया था कि जिन अस्पताल में 100 लाशें ज़्यादा आई हैं, वो हमने तहकीक के ज़रिए साबित किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह दिया गया कि अस्पतालों में इतना रश आ गया, वेंटिलेटर ख़त्म हो गए और ये सूरत हाल है। अस्पताल में कितने पेशेंट्स हैं? 404 पेशेंट्स हैं पूरे सिंध के अस्पतालों में। जो तो फैसल फिर आपकी राय क्या है? जो डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पैनिक क्रिएट करते हैं, वो क्यों क्रिएट करते हैं पैनिक? और वो जो सिंध हुकूमत ने कहा था कि अब हमें शायद लंबी इनिंग्स खेलनी पड़े, कहीं शहर में आपको दिखाई देता है कि अब ये लंबी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं? जी, अगर ये सिंध हुकूमत करना भी चाहेगी, लेकिन अब आवाम का सब्र का पैमाना जो हम ऑन ग्राउंड देख रहे हैं वो भर चुका है। आवाम के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों को जो है वो रोज़गार नहीं दिया गया, लोगों के घर पे इमदाद नहीं पहुंची, इसलिए वो बेहद परेशान है, और आगे जो है वो ईद भी दिख रही है। तो सूरत हाल ये है कि अगर सिंध गवर्नमेंट अब इसको ये यूं ही रहने भी देगी, लेकिन अब लोग जो है वो उस तरह से, जैसे कि हमने पहले देखा कि पिछले 1 महीने पहले जैसे लॉकडाउन लगा था शुरू के 15 दिन के लिए, अब वो लॉकडाउन पे उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अगर हुकूमत लगाएगी भी तो आवाम, हम ये देख रहे हैं, दुकानदार, ताजिर तबका वो बेहद परेशान है, वो इस पर अमल दरामद नहीं करेगा। तो इसके लिए सूरत हाल ये होनी चाहिए कि एक SOP बना के तरीक़ेकार के तहत, अगर हुकूमत खुद कह रही है कि लंबी इनिंग खेलनी जाएगी, तो आपके क्या पास जेब में पैसा है, आपके पास इतनी सहूलियात हैं कि इनको भूख से जो है वो मरने नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ बयान दिया फैसल शकील, ये सिर्फ बयान दिया, ये सिर्फ खिताब था, स्टेटमेंट थी कि लंबी इनिंग्स खेलने की तैयारी पकड़ रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं देखा गया जैसा कहा गया। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं ये भी एक सवाल यहाँ पे करता हूँ कि सिंध के लिए कोरोना अलग है और पंजाब, बलूचिस्तान और KP के लिए कोरोना अलग है, तो वहां पर जो है वहां पर सूरत हाल डिफरेंट है, पॉलिसीज मुख्तलिफ हैं। दैट्स वाई ये क्वेश्चन आपने उठाया। अदनान साहब, आपसे कमेंट चाहूंगा, आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त इस पॉइंट पर है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाने का सोचें, तमाम कारोबार खोल दें? हमारे पास रास्ता ही हर्ड इम्यूनिटी का है। हम तो प्रैक्टिकली नहीं है। ये जो लॉकडाउन है, देखिए कि पाकिस्तान, ये तो वायरस तो कभी खत्म होगा ही नहीं। अगर वैक्सीन आ जाए 1.5 साल तक, तो क्या आप 1.5 साल तक सनतें बंद रखेंगे, बाजार बंद रखेंगे? आप चाहते हैं लोग बीमार ना हो, भूख से मर जाएं, है ना? मतलब तो यही हुआ ना इस सारी बात का। आप, ये एक ऐसी बीमारी है जैसे इन्फ्लुएंजा है, और जो लोग मर भी रहे हैं वो लोग मर रहे हैं जो पहले से बहुत बीमार हैं, जिनको फेफड़ों की तकलीफ है, जिन्हें कैंसर है, गुर्दे खराब हैं। अगर उनको ये हो जाता है वायरस, तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो आम लोगों को तो इम्यूनिटी इसके ऊपर काबू पा रही है, जैसे नजला जुकाम में होता है। तो ये बिल्कुल ये अहमकाना फैसला है, ये जो लॉकडाउन का हमारे आपको पता है अदनान साहब, मैं एक छोटा सा कमेंट आपको इस पे चाह रही थी। हम जो कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, और उसके असरात सामने आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है सबको सब कुछ। जो कुछ स्वीडन में हो रहा है, वहां पर ये सिचुएशन है कि वो माशी तौर पे बहुत बेहतर है, बावजूद इसके उनके डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लॉकडाउन करें। वहां पर जो सिचुएशन बनती चली जा रही है, एक शॉर्ट कमेंट इसके ऊपर सर। कहां पर आप? मैं स्वीडन की बात कर रही हूँ, वहां उनका मेडिकल सिस्टम बेहतरीन है, उनकी मईशत हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन वहां पर भी थोड़ी परेशानी है इसके ऊपर।
देखिए, ये जो यूरोप के मुल्क है ना, वहाँ ये वायरस बहुत तेजी से फैला है। मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि दर्जा हरारत का कोई मसला जरूर है। अफ्रीका में नहीं फैला। अफ्रीका में कितनी गुर्बत है, अफ्रीका का कोई सिस्टम नहीं है, मगर वहाँ आपने देखा कोई शायद अदनान साहब जिस गंदगी में हम रहते हैं हमारी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत बेहतर है। नहीं, गंदगी वंदगी की बात नहीं है, इसमें कोई और भी मसाइल हैं। वहाँ यूरोप का जो धूप कम होती है, धूप से इम्यूनिटी बढ़ती है, ये साइंटिफिक बात है कि ठीक है, अभी जरा इस पर तो रिसर्च हो रही है, बट देयर कुड बी अ रीजन। लास्ट कमेंट कर दीजिए हुकूमत के पर्सपेक्टिव से जब हम चीजें देखते हैं कि लॉकडाउन एक ही बात बार बार किया, ये इसलिए है क्योंकि आलमी इदारा ये कहता है कि लॉकडाउन करो ताकि तारीफ हो इनकी, इसलिए ये बार बार लॉकडाउन की बात करते हैं? देखिए, कुछ बातें ये हैं कि लोग डरे हुए हैं, सियासी लोग हैं ना, अब ये समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ज्यादा केसेस हो गए तो फिर लोग हमारा गिरीबान तो इसलिए वो कहता है कि हमने तो कहा था लॉकडाउन। ठीक है, फेस सेविंग वाला एक मैटर पे बहुत शुक्रिया। अदनान साहब साथ मौजूद है, फैसल शकील ब्यूरो चीफ कराची। शुक्रिया। बात हम कर रहे हैं कोरोना की और बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना से निपटने के लिए पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि लोग भूख से ना मर जाएं। कोरोना से तो हम लड़ रहे हैं लेकिन भूख से हम लड़ नहीं पाएंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करते हैं कराची के हेयर ड्रेसर्स की जो घर बैठे बैठे तंग आ गए हैं। कुछ तो हैं जो कि घर जाकर सर्विसेज दे रहे हैं, बट इन एनी केस वो चाहते हैं कि दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। वो SOPs के तहत काम करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत इजाज़त दे दुकानें खोलने की। तफसीलात जानिए सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट में। मनपसंद हेयर स्टाइल बनवाने के लिए कल तक अवाम जिनकी मिन्नत समाजत करते थे, वो हेयर ड्रेसर लॉकडाउन की वजह से अब खुद हाथ जोड़ने पर आ गए। कारोबार खोलने के लिए हुकूमत की हर बात मानने को तैयार हैं। हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन काम करने की इजाज़त दी जाए और SOPs के साथ। अगर आप समझते हैं कि हम SOPs पे हम अमल नहीं कर सकते तो आप बंद कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हेयर ड्रेसर्स का कहना था कि तमाम शोबों को जब इजाजत मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं। SOPs पर अमल ना करें तो हुकूमत एक्शन ले। आपको वीडियो समझाने के लिए मैंने आपको शीट अपने अप्लाई करा, इसको हम पहले डिसइंफेक्ट करेंगे। हर क्लाइंट के ऊपर आपने एक ही शीट इस्तेमाल करनी है, वो शीट दोबारा इस्तेमाल नहीं होगी। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे हजाम के सामने सर झुकाना ही पड़ता है, लेकिन मौजूदा हालात ने खुद बार्बर को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया है। हुकूमत को चाहिए उन पर भी जल्द नजर करम करे। कैमरामैन मजहर के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। तो जनाब, पेशावर को फिर से फूलों का शहर बनाने के लिए सूबाई और शहरी बड़े पुरज़्म हैं। मुख्तलिफ मकामात पर क्या क्या कुछ किया जा रहा है, हम आपको फयाज अहमद की रिपोर्ट दिखाते हैं। महकमे बल्दियात और PDA की जानिब से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर लगाए रंगारंग और दिलकश फूलों ने जैसे समा बांध दिया। फूलों का शहर कहलाए जाने वाले तारीखी शहर को इसकी खोई हुई हैसियत दिलाने के लिए लोकल गवर्नमेंट ने जनवरी में मंसूबा शुरू किया था, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 10 लाख की लागत से पेशावर के दाखिली रास्तों समेत मुख्तलिफ जगहों पर गुलों की आबियारी की है। खुशनुमा फूल देखने वालों को भी ताजगी का एहसास और खुशगवार तासुर दे रहे हैं। इन फूलों की महक कोरोना वायरस के खौफ से शहरियों के सहमे चेहरे भी खिल उठते हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। बड़े प्यारे फूल थे, बहुत प्यारे फूल थे और बहुत प्यारी चेरी है। स्वात के बागात में तैयार हो चुकी है चेरी। सैयद शहाबुद्दीन ने रिपोर्ट तैयार की है और किरण यही सवाल करेंगी इसके बाद मुझसे कि कराची तक कब पहुंचेगी, लेकिन फिलहाल आने को तैयार है। स्वात में ताज़ा चेरी की बहार आ गई। गर्मियों के आते ही पहाड़ी इलाकों में 300 एकड़ अराजी पर फैले बागात में चेरी का फल पककर तैयार। फरोख्त के लिए दरख्तों से उतार कर बाजार में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई। बाग मालिकान का कहना है फल की मांग के मुताबिक पैदावार बढ़ाने की जरूरत है। ज़री तहकीकाती इदारे के माहिरीन फल की 20 अक़साम मुतारिफ करवाने की कोशिश में मसरूफ है। रंगत और लज्जत में अपनी मिसाल आप, खुश जायका खट्टी मीठी चेरी जिसके हैरत अंगेज फवाइद वाकई आपको हैरान कर दे। चेरी खाएं, यादाश्त बढ़ाएं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। घर में रहिए, अगर बाहर जाएं तो और एहतियात से जाएं, क्योंकि बाहर जाना भी ज़ाहिर है ज़रूरी तो है, लेकिन एहतियात के साथ जाइए। रखिए अपना ख्याल, होगी मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।